तो भाई क्या हाल है ट्वेल्थ वालों? सही घिसाई चल रही है ना? दोनों बुकों में चैप्टर पढ़ पढ़ के अपनी हालत बेकार कर रखी है तुम लोगों ने। लेकिन भाई कब तक बुकें पढ़ोगे अपनी? कब तक पूरे पूरे चैप्टर में हाईलाइटर का यूज करते रहोगे, मार्क करते रहोगे? ट्यूशन वाले भैया ने ये बोला था, ये आएगा। बस भाई बहुत हुआ, बहुत टॉपिक पढ़ लिए पूरे पूरे। अब बारी है भाई उन टॉपिक्स को सही जगह यूज करने की। इसीलिए ना भाई मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं कम से कम 40 क्वेश्चन। कितने? 40 क्वेश्चन। ठीक है, हर वीडियो में तुम्हें मिलेंगे 10 क्वेश्चन और दोनों बुक्स में से दूंगा ये। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें से 10 क्वेश्चन तुम्हें दूंगा, समझाऊंगा। ठीक है, और इनके आंसर क्या हो सकते हैं ये तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि बेसिकली ना बुक पढ़ने का भाई फायदा तब है, पूरे साल में ट्यूशन में घिसने का फायदा तब है जब तुम्हें बुक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आए कि एक्चुअल में कंसेप्ट लग कहां पे रहा है। दिक्कत तो यही आती है ना। तो भाई सिंपल सी बात, जो क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दूंगा अभी आज कल से लेकर परसों तक में, तुम्हारे पेपर तक में, ठीक है, तीनों सेट में से उसी में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन तुम्हारे सेट में आएंगे, तीनों सेट में यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, चाहे तुम एक बार चेक कर लेना। क्लियर है ये चीज? स्टार्ट करते हैं भाई इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। अभी मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको रीड करते हैं, फिर 5 और लिखूंगा और ये खत्म। इन 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, सही से इकोनॉमिकल वर्ड का यूज करो और लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करो। ठीक है, जितना लिखोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है भाई इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आईडी के हैं कुछ 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। कहां पे आने वाले हैं? 24-25 में आने वाले हैं। पहला बोला, इलैबोरेट द रीजन ओइंग टू विच द प्राइवेट सेक्टर वाज रेगुलेटेड अंडर द आईपीआर 1956। आईपीआर 1956 में, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने का मेन रीजन क्या था? ठीक है, वो उन्होंने क्या किया था ना, कुछ बेसिकली रेगुलेशंस लगा दी थी प्राइवेट सेक्टर पे, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा था। क्योंकि वो चाहते क्या थे? वो ये चाहते थे कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसे मेन रोल ना मिले और पब्लिक सेक्टर को उन्होंने मेन रोल दिया। मतलब बेसिकली वो पब्लिक सेक्टर को मजबूत करना चाहते थे। ठीक है, पब्लिक सेक्टर को मजबूत करते रहना और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते रहना और बेसिकली सोशल वेलफेयरिंग, मेन मोटिव था सोशल वेलफेयरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में मेन रोल आ जाता तो वो कभी भी सोशल वेलफेयरिंग को बढ़ावा ना देता। क्लियर है ये चीज? इसीलिए उन्होंने क्या किया, जब आईपीआर 1956 हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था। ठीक है, हमारी इंडस्ट्रीज को बांटा जा रहा था। ठीक है, कुछ शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी में। तो वो यही कहते हैं, इलैबोरेट द रीजन। क्या रीजन थे ओइंग टू विच द प्राइवेट सेक्टर वाज रेगुलेटेड अंडर द आईपीआर 1956? क्या रीजन थे जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया गया 1956 में? ठीक है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को बदला गया। क्लियर? अब आता है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर इंडिकेटेड दैट इंडिया हैज ओवरटेकन चाइना। यहां तक क्या बोला है कि यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट जो है इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर का, वो इंडिकेट करता है कि इंडिया हैज ओवरटेकन एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, कि इंडिया ओवरटेक करने वाली है मोस्ट पॉपुलस कंट्री को इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। ये यूनाइटेड नेशन ने अपनी स्टेटमेंट दी है। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय चाइना इन 1970s। तो यूएन कहता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर इंडिकेट करते हैं कि इंडिया चाइना को ओवरटेक कर देगा एज अ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री के तौर पे। वो भी कब? अप्रैल 2023 में। आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताइए कि वन चाइल्ड पॉलिसी लगाने पे चाइना में दिक्कत क्या हुई। भाई देखो, पहली बात, उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, तो उन्हें ये लगाना पड़ा। अब इसे लगाने के नुकसान क्या हुए? कॉन्सिक्वेंस वर्ड बताता है कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हुए, क्या क्या नुकसान हुए उन्हें लगाने के। पहली चीज, जो यंगर पॉपुलेशन थी वो कम हो गई थी। ठीक है, और एल्डरली पॉपुलेशन बिल्कुल माउंटिंग अप होती जा रही थी। ठीक है, और हर देश ये चाहता है कि उसके सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में कौन रहे? यूथ रहे, क्योंकि देश तो वही चलाएंगे। उसके बाद मेल पॉपुलेशन का जो सेक्स रेशियो था वो स्क्यूड हो गया था। स्क्यूड मतलब देखा जाए, स्क्यूड ऐसे लिखा जाए WED, स्क्यूड का मतलब होता है भाई ये थोड़ा अप डाउन हो गया था। मतलब मेल जो थे वो बहुत ज्यादा होते जा रहे थे और फीमेल कोई चाहता ही नहीं था। मेल फीमेल में सब लोग क्या करने लगे थे? सबको चाहिए थी सन की प्रेफरेंस ज्यादा थी, मतलब मेल चाइल्ड प्रेफरेंसेस थी उनकी। तो बेसिकली वो क्या कर रहे थे? लड़कियों को तो पैदा ही नहीं होने दे रहे थे, वन चाइल्ड पॉलिसी लगी हुई थी। तो वो यही कोशिश करते थे कि वो वन चाइल्ड भी क्या हो? लड़का हो।
ठीक है, इसी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन थी वो क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। ठीक है, तो इनकी ग्रोथ भी ऐसे ही स्लो होने वाली थी। तो इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी हटा दी कब, 2016 में। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया कि कम से कम 2 बच्चे आप रख सकते हो। क्लियर है ये चीज। Expenditure on different level of education in India is in the same proportion. Defend or refute the given statement. अब ध्यान से देखो, वो कहते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन में, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या होता है, सबसे पहले एलिमेंट्री आता है, उसके बाद हायर सेकेंडरी आता है, उसके बाद आपका टर्सरी आता है जिसमें हम कॉलेज देखते हैं। ठीक है, कॉलेज का लेवल देखते हैं। तो बेसिकली वो कहना चाहता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन में इंडिया में क्या सेम प्रोपोर्शन में खर्चा हो रहा है, क्या गवर्नमेंट सारे लेवल पे सेम खर्चा करती है? बिल्कुल नहीं करती। मैं इसको रिफ्यूट करना चाहूंगा, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट खड़ा हूं कि ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा खर्चा करती है एलिमेंट्री एजुकेशन पे। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा हो रहा है और सबसे लीस्ट खर्चा हो रहा है भाई हायर और टर्सरी एजुकेशन पे। ठीक है, बल्कि ऑन एन एवरेज देखा जाए सबसे ज्यादा पर स्टूडेंट का खर्चा टर्सरी और हायर सेकेंडरी क्लासेस में होता है। ठीक है, कॉलेज में जाते हो वहां भी खर्चा ज्यादा है, बड़ी क्लासेस में पहुंचते हो वहां भी खर्चा ज्यादा है। ठीक है, तो एज कंपैरिजन गवर्नमेंट को जो खर्चा करना चाहिए वो बेसिकली लास्ट वाले सेक्टर पे ज्यादा करना चाहिए, टर्सरी और हायर सेकेंडरी पे। तो अभी तक तो ये चीज उनकी बिल्कुल सही नहीं है कि सेम प्रोपोर्शन में वो खर्चा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एज एन इकोनॉमी ग्रोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन एन इकोनॉमी ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती है, क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन भी इकोनॉमी के बढ़ते हैं? बिल्कुल ऐसी चीज होनी चाहिए कि जैसे जैसे देश आगे बढ़े वैसे वैसे उसके लोगों को जॉब मिलती जाए। However, since 1991, लेकिन इंडिया में क्या हुआ 1991 में, इंडिया इस चीज में एक्सेप्शंस में था। एक्सेप्शन मतलब हर जगह ऐसा होता है कि देश आगे बढ़ रहा है तो क्या होगा, वहां पे लोगों के एम्प्लॉयमेंट का जो एक तरीके से रेट होगा वो भी बढ़ेगा। लेकिन 1991 से इंडिया में ये चीज एक्सेप्शन में रही, मतलब ये चीज इंडिया में नहीं हो रही थी। इंडिया का सिनारियो हर जगह अलग रहता है। तो देखा जाए अगर ये एक्सेप्शन है तो किस वजह से है ये एक्सेप्शन, तो बेसिकली ये है जॉबलेस ग्रोथ। हम आगे तो बढ़ रहे थे, ठीक है, अगर देश आगे बढ़ रहा है लेकिन उसकी एम्प्लॉयमेंट रेट आगे नहीं बढ़ रही है, तो इट मींस ज्यादा से ज्यादा आप ग्रोथ कहां से कर रहे हो, ग्रोथ हो रही है आपकी टेक्नोलॉजी से। ओनली टेक्नोलॉजी ही उस ग्रोथ को ड्राइव करे जा रही है, आगे बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो ऐसी जो ग्रोथ होती है उसको क्या बोला जाता है, जॉबलेस ग्रोथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जॉबलेस ग्रोथ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेम द इंडिकेटर दैट इज जनरली यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन कंट्री। ठीक है, आप मुझे बताइए वो इंडिकेटर जो जर्नली यूज किया जाता है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को पता करने के लिए। क्या करने के लिए, पता करने के लिए। ऑल्सो डिस्कस इज इट्स इंपॉर्टेंस, और इसकी इंपॉर्टेंस भी बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन भाई तुम लोगों के लिए होमवर्क में है कि ये कौन सा इंडिकेटर होता है। ठीक है, बस मैं इतना हिंट दे सकता हूं, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से है और पहले दूसरे पेज पे है। क्लियर है ये चीज। तो भाई अभी मैं तुम्हें अगले 5 क्वेश्चन और देता हूं, जब तक तुम इनके हिंट लेके इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो भी मैंने तुम्हें हिंट दिए हैं उनसे आंसर बनाने की कोशिश करो। क्लियर, चलो भाई कर लिए ना 5 क्वेश्चन, 5 और दूंगा, टोटल मिला के 10 क्वेश्चन हो गए और 10 की प्रैक्टिस करके जल्दी से खत्म करो, फिर चलते हैं मैक्रो पे। मैक्रो के भी 10 क्वेश्चन। अब देखो भाई 5 तो मैं बता दिए, छठा क्वेश्चन देखो, द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन टेकिंग स्टेप फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दिमाग में स्टार्ट हो गया ना, 5th या 6th चैप्टर तुम्हारा, नई वाली बुक में 5th और पुरानी वाली में 6th। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। येट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फेसिंग प्रॉब्लम, उसके बावजूद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो ऐसी 3 प्रॉब्लम बताओ जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में दिक्कत आती है। पहला, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, पॉपुलेशन का धीरे धीरे बढ़ना। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो गया। उसके बाद ब्रेन ड्रेन, ज्यादातर स्किल्ड वर्कर का माइग्रेट कर जाना दूसरी जगह पे। ठीक है, उसके बाद हायर इनइक्वालिटी एंड जेंडर इनइक्वालिटी, रीजनल इनइक्वालिटी एंड जेंडर इनइक्वालिटी, दोनों चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और हमारा जो स्किल फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो काफी लो है। तो मैंने तो बहुत सारी बता दी। तो ये आपकी वो 3 प्रॉब्लम होगी, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रिविलेंट इन एग्रीकल्चर अलोन कमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो कईयों को समझ नहीं आएगा। तुम लोग ये सोचते हो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए, भाई इससे ज्यादा डायरेक्ट क्या आएगा, लेकिन नहीं समझ आ रहा ना क्या पूछा गया। ध्यान से सुनो, वो कह रहे हैं कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है।
ये एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसका मतलब होता है कि अगर हमें जरूरत 10 लोगों की है, ठीक है, तो वहां पर 12 बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट फिर भी 10 जितना निकल रहा है, तो वो दो क्या है, डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड। क्लियर? तो ये कह रहे हैं कि ये जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है, सिर्फ यही हमारे एग्रीकल्चर में नहीं है, एग्रीकल्चर सिर्फ एग्रीकल्चर में ही ये चीज नहीं मिलती आपको, कमेंट करो इस चीज पे। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, देखो एग्रीकल्चर में ये चीज आपको दिखती है कि मेनली एग्रीकल्चर में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहां पर ना लोगों के पास स्किल नहीं होती, तो वो बाहर जाते भी नहीं है काम ढूंढने के लिए, ठीक है, वो अपने ही फैमिली के खेतों पे अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए खुद के खेतों पे काम करने पहुंच जाते हैं। भले वहां उसकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है कि 10 लोगों की जरूरत थी, 1 बीघा जमीन पे इतना आउटपुट निकल रहा था, अब वहां 15 लगे पड़े लेकिन फिर भी उतना ही निकल रहा है, तो है ना डिसगाइज अनएम्प्लॉयड। लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं होती है ये, और जगह कहां पे देखने को मिलेगी, आप पब्लिक सेक्टर ऑफिस में चले जाओ, ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो होती हैं वहां के डिपार्टमेंट में ना बंदे आइडली बैठे होते हैं, आइडली मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठे होते हैं, कुछ काम करने को नहीं है उन्हें, ठीक है, लेकिन फिर भी वो वहां पर है। ज्यादातर लोग ऐसे ही एम्प्लॉयड है पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, काम नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी जनसंख्या वहां पे है, सैलरी मिल रही है उनको, ठीक है, तो बेसिकली ये भी क्या है, ये भी तो डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड है, जब उनका वहां काम ही नहीं है तो वहां है क्यों, ठीक है। तो सिर्फ ये चीज एग्रीकल्चर में नहीं है, ये और भी सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट है, इफ द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एक्सीड द रेट ऑफ रीजनरेशन। देखो क्या बोला है, रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, रिसोर्सेस का बनना जब एक्सीड द रेट ऑफ रीजनरेशन, ओ सॉरी रिसोर्स एक्सट्रैक्शन मतलब उनका जो निकलना है, आप जो रिसोर्सेज निकालते हो उनका जो रेट है रिसोर्सेज को बाहर निकालने का, अगर वो उनके रीजनरेशन रेट से क्या हो जाए, आगे चला जाए, इट लीड टू रिडक्शन इन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। इससे क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी बेकार हो जाती है। अब ये कैरिंग कैपेसिटी होती क्या है, हमारा जो अवर एनवायरमेंट का चैप्टर है उसमें बताया गया भाई कैरिंग कैपेसिटी वो रेट होता है जिसमें बताया जाता है कि हम किस रेट से अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं, और किसके कंपैरिजन में कि हम उसको किस रेट से यूज कर रहे हैं। अगर हमारा रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन रेट मतलब हमारी जो डिमांड है वो हमारी सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी, तो हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, बेसिकली वो दिक्कत में आ जाएगी और उससे इन्वायरमेंटल क्राइसिस की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्लियर? डिस्कस द रेशनाले ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो इसके पीछे क्या बात थी, ठीक है, इसके पीछे यही बात है कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस सामने आएगा अगर हमारी कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, खत्म होने लग जाएगी धीरे धीरे। क्लियर? कमेंट अपॉन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अमंग इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तो कंट्रीज दी हैं, इंडिया चाइना दिया है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर लाख बर्थ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 174 लाख पर बर्थ है, यहाँ 227 पर लाख बर्थ है, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट दिया हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 68.3 है इंडिया का, चाइना का उसी जगह कितना है 76। अब देखो वो कहते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पे कंपेयर कमेंट करो, तो ठीक है मैं कमेंट करके बताता हूं भाई। इंडिया और चाइना के कंपैरिजन में इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है 174 और उसी जगह चाइना का देखा जाए 27 है, मतलब इंडिया काफी आगे है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में और चाइना काफी पीछे। अब इसके ऊपर कमेंट करने की बात है तो मैं कमेंट में ही लिखना चाहता हूं कि इसके हायर होने का रीजन है कि इंडिया में जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो खराब है। ठीक है, ज्यादातर जो माएँ हैं वो उनको उस टाइम पे सही से हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पाती जब वो बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, तो उस टाइम पे सही हेल्थ फैसिलिटीज और उपचार ना मिलने के कारण ठीक है क्या होता है, माएँ मर जाती हैं। ठीक है, बेसिकली मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यही हमें दिखाता है। उसके बाद चाइना में क्या, चाइना में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे जो माँ बनने वाली औरत होती है या फिर जब वो बच्चे को पैदा कर रही होती है तो उस टाइम पे उसको बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दी जाती हैं, हेल्थ केयर सिस्टम उनका अच्छा है। क्लियर? अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो वो बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अमंग द टू कंट्रीज, दोनों में कंपैरिजन देखते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरली एक देश में एवरेजली उस देश का एक बंदा या फिर उसकी जो पॉपुलेशन में पर्संस हैं वो कितना जीते हैं। तो इंडिया में देखा जाए ना वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है 68.3, मतलब 68 साल तक जी रहे हैं। चाइना में देखा जाए 76, क्यों? क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वहां पे आपको चीजें काफी सही मिलेंगी, हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, लेकिन यही चीज इंडिया में नहीं है, हमें सही से वाटर सैनिटेशन नहीं मिलते, ठीक है, हमें रहने को जगह जो साफ सुथरी चाहिए वो नहीं मिलती, ड्रिंकिंग वाटर हमारा अच्छा नहीं है, तो सारी चीजें इन सब चीजों पे इफेक्ट डालती है। क्लियर? अब डिस्कस इंडियाज पोटेंशियल एज अ नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो तुम वहां भी फैल जाओगे, फिर बोलोगे भैया पेपर हार्ड आया था। ठीक है,
अबे भाई ये वही क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे। अभी मैं सिर्फ इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनको लिखने का तरीका तो तुम्हें वहां पे कॉपी में यूज करना है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन दे दिए, समझा दिया कैसे करना है, अब इसको लिखने बैठ जाओ, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि इंडिया के पोटेंशियल को दर्शाइए एज अ नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है। अब नॉलेज इकोनॉमी क्या होती है, एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें बहुत सारे मतलब डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा हो, ठीक है। तो इंडिया के पास क्या पोटेंशियल है नॉलेज इकोनॉमी बनने का? बिल्कुल है। इंडिया का पोटेंशियल तब दिखाई देगा जब उसकी यूथ में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेंगे। यूथ क्या करेगी? यूथ क्या कहते हैं, इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके आगे बढ़ा सकती है। आज इंडिया क्या बन रहा है, आईटी सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी यूथ की है, ठीक है। और देखा जाए अब अगर हमें अपना पोटेंशियल दिखाना है नॉलेज इकोनॉमी बनने में, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, क्लियर। हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी लानी पड़ेंगी, यहां पर ज्यादा से ज्यादा हमने क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन करना है, ठीक है। उसके बाद हमें एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम कहा जा सकते हैं नॉलेज इकोनॉमी बन सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर आपके भाई वो 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है, जो कि आपके पेपर में पक्का आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, तो बिना अपने आप से चीटिंग करे, ठीक है, सिर्फ इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। इन क्वेश्चन को समझ लिया है तो अब तुम्हें आइडियाज मिल गए, क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन के साथ। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।